Hello guys and welcome to Study at the Legal myself Ram और in this class we are going to discuss about chapter 14 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता which talks about jurisdiction of criminal courts in inquiry and trial। अगर हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन सीआरपीसी के बारे में बात करें तो सीआरपीसी में ये चैप्टर 13 में दिया गया था जिससे रिलेटेड प्रोविजन थे सेक्शन 177 से लेके 189 तक। लेकिन अभी अगर करंट पोजीशन के बारे में बात करें तो ये है सेक्शन 197 से लेके 209 तक और ये चैप्टर 14 में दिए गए हैं। ठीक है, इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 13 तक डिटेल वाइज कवर कर चुके हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद प्रीवियस लेक्चर्स भी जरूर देखना। आई होप तुम लोग को पसंद ही आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं जुरिडिक्शन के बारे में। जुरिडिक्शन का क्या मतलब होता है? क्षेत्राधिकार। ठीक है, क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब इसको समझो कंसेप्ट क्या है। राइट, अब अगर मान के चलो तुम वकील हो गए, ठीक है, कोर्ट में बैठे हुए हो, कोई आदमी आता है बोलता है वकील साहब ये जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, जुरिडिक्शन का मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या है, तो उसको कैसे समझाओगे? एक लेमन लैंग्वेज में तुम उसको समझा सको, इस तरह का उसको कंसेप्ट दो। तो जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, भाई तुम्हारा पैर टूट गया, ठीक है, पैर टूटने के बाद तुम बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो आप किस डॉक्टर के पास जाओगे? मान के चलो आंख के डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है, आंख के डॉक्टर के पास जा सकते हो पैर टूटने पे? नहीं जाओगे। गायनो के पास जाओगे? स्त्री रोग विशेषज्ञ? नहीं जाओगे। गायनो तो भाई वो दूसरा चीज देखता है। ठीक है, क्या जनरल फिजिशियन के पास जाओगे? नहीं। ईएनटी के पास जाओगे? नहीं। पैर टूटा है तो भाई ऑर्थो के पास जाओगे। तो तुम पूछोगे कि अरे हुजूर ये तो सब तो डॉक्टरे है, तो अलग किसी के पास भी चल जाएंगे तो क्या दिक्कत है? तो नहीं। अब कोई आंख का डॉक्टर है, कोई नाक का डॉक्टर है, कोई फीमेल का डॉक्टर है, कोई जनरल फिजिशियन, तो हर लोग का क्या है, बाउंड्रीज डिफाइन है कि हाँ भाई डॉक्टर तो है लेकिन देख सकते हैं से अगर पैर टूटा है तो ऑर्थो ही देखेगा क्योंकि उसका वो स्पेशलिस्ट है। ठीक है, कोई दूसरा देख लेगा तो इलाज अच्छा से नहीं होगा। इलाज अगर मान के चलिए जैसे तैसे कर भी दिया तो उसके बाद में फ्यूचर के कंसिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार कोर्ट के भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ एरियाज हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं जिसके तहत कोर्ट भी काम करती है। कोर्ट तो सभी ही है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फैमिली कोर्ट, जुबिनाइल कोर्ट। ठीक है, कोर्ट तो सभी हैं लेकिन कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ लिमिटेशन है, कुछ एरिया डिफाइन किया गया है, पावर है, अथॉरिटी है, तो उसी को जुरिडिक्शन कहते हैं, क्षेत्राधिकार कहते हैं। ठीक है, अभी कंसेप्ट तुम लोग का बन गया जुरिडिक्शन किसको कहते हैं, भूलोगे नहीं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में। जुरिडिक्शन क्या है? जुरिडिक्शन में बी डिफाइन एज पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू हियर एंड डिटरमाइन द डिस्प्यूट। जुरिडिक्शन क्या है? ये पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट है जिसके कारण कोर्ट जो है किसी केस को, किसी मुकदमे को सुन सकती है और उसका निवारण कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है किसी डिस्प्यूट का। Jurisdiction can be classified into two major categories such as subject matter jurisdiction and territorial jurisdiction। और हम लोग जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग बात करेंगे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। ठीक है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है? टेरिटोरियल जुरिडिक्शन रिलेट्स टू लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और प्लेस ऑफ ट्रायल। सॉरी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है? ये बात करता है लोकल जुरिडिक्शन से। ठीक है, दिस चैप्टर, अब लोकल जुरिडिक्शन क्या है इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, दिस चैप्टर डील्स विथ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 14 है ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, अब जो है चैप्टर 14 में पहले भी जो थे चैप्टर 13 जो सीआरपीसी था उसमें भी 13 सेक्शन थे, अभी भी इसमें 13 सेक्शन है। अब जो है ये चैप्टर 14 जो है जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट, ये कुछ चैप्टर जो है बीएनएसएस के उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं? वो है चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इन चैप्टरों पे प्रोसीडिंग पे ये चैप्टर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, लिख लेना अपने बेयर एक्ट में। अब हम लोग इसके सेक्शन स्टार्ट करते हैं। टोटल 13 सेक्शन है, इजी से कवर हो जाएंगे, कंसेप्ट बस क्लियर रखना।
सेक्शन 197 जो है पहला सेक्शन इस चैप्टर का, जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये मान के चलो कि एक जनरल रूल है इस चैप्टर का, ठीक है। अगर सीआरपीसी में कहीं भी, बीएनएसएस में कहीं भी जुरिडिक्शन का बात हो तो जुरिडिक्शन का पहला जो जनरल रूल है वो सेक्शन 197 कहता है। 197 क्या कहता है? ऑर्डिनरी प्रेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। क्या कह रहा है? Every offense shall ordinarily be inquired and tried by the court within whose local jurisdiction such offense was committed। ये एक तरह का जनरल रूल के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि कोई भी अपराध आम तौर पे उस कोर्ट के द्वारा इंक्वायर या ट्राइड किया जाएगा जिस कोर्ट के एरिया में, लोकल जुरिडिक्शन में वो अपराध घटित किया गया हो। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि भाई जिस एरिया में अपराध हुआ है उस एरिया का कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होता है। ये एक तरह का जनरल रूल है जो सेक्शन 197 बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई जहां अपराध हुआ है, जिस एरिया में अपराध हुआ है, आमतौर पे उसी कोर्ट के पास उस अपराध का इंक्वायरी एंड ट्रायल का पावर होता है, जुरिडिक्शन होता है। यही सेक्शन 197 कहता है। एक बार फिर से रीड कर लो। एवरी ऑफेंस सेड ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड बाय द कोर्ट विद इन हुज जुरिडिक्शन सच ऑफेंस इज कमिटेड। ठीक है, ये एक तरह का जनरल रूल है। अब यहां से कुछ शब्द निकल के आए। क्या क्या शब्द निकल के आया? लोकल जुरिडिक्शन और इंक्वायरी। ठीक है, अब लोकल जुरिडिक्शन की परिभाषा जो है हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में दी गई है। कहां पे दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 1 का एन में दिया गया है। लोकल जुरिडिक्शन को डिफाइन करता है। क्या कहता है? लोकल जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट और हिज पावर अंडर दिस संहिता। क्या कह रहा है? लोकल जुरिडिक्शन का मतलब लोकल एरिया होता है जहां पे कोई भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपने किसी भी पावर या पूरा पावर का इस्तेमाल कर सके, वो लोकल जुरिडिक्शन होता है। समझ में आया? अब इंक्वायरी के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा जो है 2 क्लॉज 1 के में दी गई है। ये क्या कहता है? इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। यानी इंक्वायरी मीन्स यानी ट्रायल को छोड़ के जो भी चीज है, ट्रायल जब कमेंस हो जाता है उससे पहले जो भी है वो इंक्वायरी है। और ये किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? तो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल विच इज कंडक्टेड बाय अंडर दिस संहिता बाय द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट। समझ में आया? यहां तक कुछ वैसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेक्शन 197 एक जनरल रूल बात करता है। ये बात यही करता है कि भाई जहां पे अपराध होगा उसी के कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन के पास उसका ट्राई, इंक्वायर और ट्राई करने का उसके पास पावर होगा, अथॉरिटी होगा, जुरिडिक्शन होगा। ठीक है, अब एक केस है। ये केस का नाम है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, क्या नाम है? मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल जुरिडिक्शन इज दैट जुरिडिक्शन विच इज डिटरमाइंड बाय लोकेलिटी और एनी अदर सिमिलर एट्रीब्यूट ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द जुरिडिक्शन क्या है? क्रिमिनल जुरिडिक्शन की ये डिफाइन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है लोकेलिटी से। ठीक है, लोकेलिटी मतलब जो लोकल एरिया से जहां पे अपराध हुआ है। फॉर एग्जाम्पल भाई कहीं पे मर्डर होगा, जहां पे अभी पटना में हम हैं, हमको कोई आके मार दिया, ठीक है, तो अब मेरा पटना में ही ना होगा जहां पे मेनली अपराध यहाँ पे हुआ है, तो यहीं का ना कोर्ट है इसको इंक्वायरी या ट्रायल करेगा। कि मेरा घर है धनबाद में तो वहां का कोर्ट करेगा? नहीं। जहां पे आमतौर पे क्या होता है कि जहां पे अपराध हुआ है उसी का जुरिडिक्शन होता है। ठीक है, तो यही मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया था। In this case, it was held that the general principles of criminal jurisdiction is that jurisdiction which is determined by locality or any other similar attribute of the offender। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नहीं आएगा तो भाई कमेंट कर दियो। ठीक है,
यहाँ पे एकदम फ्री हो, फ्री विल से तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर कुछ कंसेप्ट छूट गया या नहीं समझ में आया, तो आराम से कियो, ठीक है। अब क्या कहता है, मान के चलो कि अगर किसी के कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था उस चीज को करने का, और अगर वो कर देती है, उसको डिटरमाइन कर देती है, तब क्या होगा, तुम्हारा केस का क्या होगा, क्या होगा। उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है सेक्शन 508 में। सेक्शन 508 क्या कहती है, किसके बारे में बात करती है, प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेसेस। अगर कोई प्रोसीडिंग है वो गलत जगह हो जाए तब क्या होगा, उस केस का क्या होगा। ये कहता है कि नो फाइंडिंग, नो सेंटेंस और नो ऑर्डर ऑफ एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी सेट असाइड। यानी कोई भी फाइंडिंग, कोई भी सेंटेंस, कोई भी ऑर्डर किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उसको मियरली इसी ग्राउंड पे आप सेट असाइड नहीं कर सकते कि भाई जो है ये इसमें उसका जुरिडिक्शन नहीं था या गलत जगह हो गया, अनटिल एंड अनलेस उसमें फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो, ठीक है। यही साफ साफ इस सेक्शन 508 का कहता है कि भाई कोई भी फाइंडिंग, कोई भी सेंटेंस, कोई भी ऑर्डर इसी वजह से उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता कि भाई ये गलत जगह हो गया है, अनटिल एंड अनलेस कोई फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो, तब तक कोई भी चीज को आप सेट असाइड नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। 508 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। अगर गलती से कोई गुड फेथ में कोई दूसरा कोर्ट इंक्वायरी कर दिया, उसमें ऑर्डर पास कर दिया, तो क्या उस ऑर्डर को खारिज कर देंगे, सेट असाइड कर देंगे। तो कोर्ट बोलता है, प्रोविजन बोलता है नहीं, आप नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 198। 198 क्या बात करता है, प्लेसेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। अब देखो ये जो है इसमें 4 चीजें बताई गई हैं, 4 कंडीशन दी गई है जहां पे कोई भी कोर्ट जिसका जुरिडिक्शन है वो कर सकता है इंक्वायरी और ट्रायल। क्या क्या है, वेयर देयर इज अ अनसर्टेनिटी एज टू द लोकल एरिया इन विच द ऑफेंस इज कमिटेड। अब जो है अपने बेयर एक्ट में मार्क करो, ये पहला जो है ये बात करता है अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई जो मर्डर है, फॉर एग्जांपल कोई डेड बॉडी मिली है, ठीक है, डेड बॉडी मिली है, ये क्या कैसा डेड बॉडी मिला है ना कि भाई उसका आधा हिस्सा झारखंड के बॉर्डर पे है और आधा हिस्सा मान के चलो कि बिहार के बॉर्डर पे है, यानी अनसर्टेन है कि भाई ये कहाँ की घटना है। तो बोलता है कि ऐसे चीज में जिसके विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन, कोई भी लोकल जुरिडिक्शन जिसके पास जिसके पास जुरिडिक्शन है, वो कोई भी लोकल एरियाज का वो कर सकता है उसका इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, पार्टली इन वन लोकल एरिया और पार्टली इन अनदर। मान के चलो कोई ऐसा है कि एगो को मारे यहाँ पे दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, एगो को मारे हट किए हम पटना में, और दौड़ा दौड़ा के मारते मारते गाड़ी से पीछा करते करते एकदम ले गए उसको मान के चलो जहानाबाद तरफ, और जहानाबाद तरफ मारते मारते उसको ग्रीवियस हट पहुंचा दिए, ठीक है, पैर वैर तोड़ दिए, उसका पाँव तोड़ दिए, अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिए। तो ये क्या था, पार्टली एक जगह पे हुआ, पार्टली अनदर जगह पे हुआ। तो अब पटना में मारे थे, छोटा मोटा हर्ट किए उसको, तो क्या यहाँ का पटना कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन है, ठीक है। जहानाबाद में ले जाके मारे, उधर भी जुरिडिक्शन है, ठीक है। तो वही बोल रहा है विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन किसी भी कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है ऐसे ऑफेंसेस में। तीसरा कह रहा है कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस मतलब क्या होता है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस मतलब एब्डक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं। देखो बहुत लोग ना किडनैपिंग को कंटिन्यूइंग ऑफेंस में लेता है, लेकिन किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखना, किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, जैसे ही किडनैप होता है वो ऑफेंस वहीं खत्म हो जाता है। एब्डक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है। अब किसी फॉर एग्जांपल एक आदमी था, उसको एब्डक्ट कर लिए, यहाँ से एब्डक्ट करते करते उसको ले जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, रखे हम यहाँ से पटना से एब्डक्ट किए, उसको ले गए, उसके बाद उसको प्रयागराज में रखे, प्रयागराज से फिर उठाएं उसको लेके गए, वहाँ से दिल्ली लेके गए, दिल्ली से ले जाके जम्मू कश्मीर ले गए। तो ये क्या है,
एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तो भाई वही बोला कि भाई कोई भी ट्राई कर सकता है हैविंग जुरिडिक्शन ऑफ सच लोकल एरिया। ठीक है, चौथा इसमें बोलता है वेयर देयर ऑफेंस कंसिस्ट सेवरल एक्ट डन इन डिफरेंट लोकल एरिया। बोल रहा है कि सेवरल एक्ट कमिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल किसी का हम लोग किडनैप कर लिए, यहाँ से एक एक्ट हो गया। दूसरा, उसको किडनैप करके ले गए इलाहाबाद में, वहां पे उसको क्या किया ना, उसका रेप कर दिया कोई आदमी। ठीक है, वहां से रेप करने, वो दूसरा एक्ट हो गया। तीसरा, उसको ले गए कश्मीर में, वहां पे उसको बेच दिए। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। और वहां से ले गए भाई सिलीगुड़ी तरफ ले गए और वहां जाके उसका मर्डर कर दिए। तो ये क्या है, सेवरल एक्ट्स डन इन सेवरल लोकल एरियाज। तो विद इन हुज लोकल एरिया, कोई भी लोकल एरिया जिसके पास जुरिडिक्शन है वो इसको इंक्वायर या ट्राई कर सकता है इन चारों चीजों में। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है। ठीक है, तो कोई भी लोकल एरिया जिसके पास जुरिडिक्शन है वो कर सकता है। दूसरा, पार्टली वन एरिया में हुआ है, पार्टली दूसरे, यानी एक ऑफेंस यहाँ हुआ है मारे पटना में, छोटा मोटा हर्ट वर्ट पहुंचाए और दौड़ते पीछा करते करते जहानाबाद में ले जाके उसका हाफ मर्डर कर दिए। ठीक है, पैरा वैर तोड़ दिए, एकदम मुंह कान बैंड कर दिए उसका। ठीक है, तो पार्टली यहाँ हुआ है, पार्टली उधर हुआ है। तो किसी भी कोर्ट के पास जिसके पास है वो कर सकता है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस हम लोग देख लिए, एबडक्शन का एग्जांपल इसमें लिए कि भाई यहाँ से ले गए, यहाँ से लेके जाए प्रयागराज में रोके, प्रयागराज में से लेके गए उधर दिल्ली तरफ से कहीं और लेके गए। तो ये एक तरह का कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। तो इसमें भी जहाँ जिसका लोकल एरिया है वो कर सकता है। चौथा, सेवरल एक्ट, यानी यहाँ से पटना से किडनैप किए, ठीक है, प्रयागराज में उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद दिल्ली में ले जाके उसके साथ क्या बोलते हैं कुछ किया भाई। ठीक है, उसके बाद जाके बेच दिया, तो इस तरह फिर मर्डर कर दिया। तो ये सेवरल एक्ट्स है। ठीक है, सेवरल एक्ट्स इन डिफरेंट लोकल एरियाज में। तो वहां पे जो भी लोकल एरियाज के जुरिडिक्शन होगा कोई भी कर सकता है। समझ में आया? 198 में कुछ नहीं था खास ऐसा। अब आते हैं 199 में। 199 क्या कहता है? ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कंसिक्वेंसेस इंस्योर्स। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ये है कि मान के चलो अभी हमको ना कोई आया, बड़ी मार मारा, ठीक है, बहुत मार मारा हमको। अभी हम बैठे हुए थे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कोई पीछे से आया, बहुत मारा हमको, चाकू भोंक दिया पेट में। अब क्या हुआ, हम पटना में थे, यहाँ का डॉक्टर बोल दिया कि अरे हमसे तो नहीं होगा, इसको दिल्ली लेके जाइए। अब क्या हुआ कि हमको दिल्ली ले गया, हमको दिल्ली में इलाज के दरमियान हम मर जाते हैं। ठीक है, तो एक्ट कहाँ पे हुआ? पटना में। इसका कंसिक्वेंसेस कहाँ निकला? दिल्ली में। तो किसके पास जुरिडिक्शन होगा? दोनों कोर्ट के पास, यानी पटना में भी हो सकता है और दिल्ली में भी हो सकता है। वही सेक्शन बात करता है 199, यानी ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कंसिक्वेंसेस इंस्योर्स, यानी जहां पे एक्ट हुआ है, घटना घटित हुई है, यानी, और दूसरा जहां पे उस घटना के कंसिक्वेंसेस परिणाम आए हैं। क्या कह रहा है? वेयर an act is an offense by reason of anything which has been done and of a consequences which has been ensured। ठीक है, यानी कहीं पे एक्ट हुआ है और उसका परिणाम कहीं पे निकला है, तो किस कोर्ट के पास होगा? द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड और ट्राइड बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन सच एक्ट सच थिंग्स हैज बीन डन। यानी हमको पटना में मार दिया था चाकू भाई, हम यहीं पे चाकू लग गया, हम एक एक्ट यहाँ पे हुआ, तो यहाँ के कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन है। और जहाँ पे मान के चलो हम दिल्ली में हमको एडमिट किया, दिल्ली में मेरा मौत हो जाता है, तो वहाँ के भी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा सच कंसिक्वेंसेस, जहाँ पे वहाँ का इस एक्ट का परिणाम निकला हो। एग्जाम्पल से समझो। ए स्टेप्ड बी इन धनबाद। ए जो है बी को धनबाद में चाकू भोंक देता है। हाउएवर जो ए जो है वो हॉस्पिटलाइज होता है और मरता है रांची के एम्स में। ठीक है, तो भाई धनबाद के पास भी उसका जुरिडिक्शन होगा और रांची कोर्ट के पास भी उसका जुरिडिक्शन होगा। ठीक है, अब क्या है, एक एग्जांपल तुम लोग आंसर देना, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, मान के चलो अभी क्या होता है कि हम मेरा आया और लाठी से पैर पे मारा, मेरा पैर टूट गया। ठीक है, इलाज कराने के लिए हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, तो किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा? पटना में अभी हम है, मेरा पैर तोड़ दिया पटना में,
और हम इलाज करने के लिए दिल्ली गए, तो किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा? इसका एग्जाम्पल तुम लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? सेक्शन 199 क्वेश्चन ध्यान से सुने होगे तो आंसर तो समझ में आ गया होगा। क्या है कि इस चैप्टर से इसी तरह के इलास्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर से वैसा कुछ तो क्वेश्चन नहीं आता है, इसी तरह का वैल्यू बेस्ड टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 200 के बारे में। सेक्शन 200 क्या बोलता है? प्लेसेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय अ रीजन ऑफ रिलेशन टू दी अदर ऑफेंसेस। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का लो, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा से ये सेक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका ना एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे ना इस सेक्शन को तो मतलब क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट पूरा। क्या कह रहा है, अब एग्जाम्पल से समझो। एक श्वेता नाम की लड़की है, ठीक है, ये श्वेता नाम की लड़की है और ये क्या कर रही है, एक 6 साल के बच्चे को क्या कर रही है, अबेट कर रही है, पूरा सिखा पढ़ा रही है कि देखो बाबू, जो ये वो जहर वहर है, ये पुड़िया जो है, जहर नहीं बोलेगी, ठीक है, बोलेगी ये पुड़िया जो है, ये पुड़िया जो है अपने खाने में जाके चाचू जब सोए रहेंगे ना तो सबके ही यहाँ खाने वाने में मिला देना, ठीक है, हम तुमको चॉकलेट वॉकलेट देंगे। ठीक है, ऐसा करने के। अब वो बच्चा है भाई, अब इसको पटना आई थी, पटना में उसका बच्चा आया हुआ था, बच्चा को पूरा समझा दी कि बाबू मार देना, ठीक है, मार देना क्या कि दे देना। ठीक है, अब क्या हुआ, बच्चे को ये अबेट की कहाँ पे, पटना में। अब ये बच्चा जाता है कहाँ, दिल्ली में। अब 6 साल का बच्चा जो है, हम लोग डॉली इनकेपेक्स पढ़े हैं आईपीसी में, भारतीय न्याय संहिता में, कि भाई जो भी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, यानी 7 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा जो है वो कोई भी कार्य करता है तो वो ऑफेंस की श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, ये बच्चा दिल्ली जाता है, दिल्ली में वो पुड़िया उड़िया जो भी था वो मिला देता है और खाना खाता है, ये आदमी मर जाता है, आर नाम का आदमी जो दिल्ली में मर जाता है। तो अब दिल्ली में तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि ये 6 साल का बच्चा था, 6, और हम लोग पढ़ चुके हैं डॉली इनकेपेक्स की भाई जो है। लेकिन जो ये अबेट की है, इसको अबेट की है, इसके परिणाम स्वरूप ये यहां पे मरा है। तो वाई दी वर्च्यू ऑफ सेक्शन 200, ये दोनों जगह पे इसका जुरिडिक्शन हो जाएगा केस को सुनने का। ठीक है, केस को जो जुरिडिक्शन होगा कोर्ट का, ये दोनों जगह पे हो जाएगा। अगर सिर्फ ये अबेटमेंट वाला पोर्शन नहीं रहता और सिर्फ ये 6 साल का बच्चा खुद ही से कोई दे देता जिसके कारण मर जाता, तो इसका तो कोई बात ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये अबेट की है और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि इधर हुआ है, तो दोनों जगह हो जाएगा। अब ये सेक्शन पढ़ो, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। When an act is an offense, when an act is an offense by a reason of its relation to any other act which is also an offense, abatement is also एक offense है, और ये जो मरा है ये भी एक तरह का offense है, और which would be an offense if the doer were capable of committing an offense, और ये ऑफेंस माना जाता अगर जो ये डूअर होता 6 साल का बच्चा या 18 साल का होता, तो ये माना जाता कि ये भी एक तरह का अपराध है। लेकिन अभी यहाँ पे जो डूअर है, मारने वाला ये बच्चा, ये कैपेबल नहीं है अपराध करने के लिए। 6 साल का बच्चा क्या अपराध करेगा, डॉली इनकेपेक्स है। तो जो द फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस, यानी जो पटना में जो ये अबेट की थी, may be inquired or tried by the court within whose local jurisdiction either act was done। तो जो ये अबेटमेंट का जो इंक्वायरी एंड ट्रायल है, ये या तो पटना में भी हो सकता है और नहीं तो दिल्ली में भी हो सकता है। यही इसका कंसेप्ट है भाई। अगर कंसेप्ट समझ में आया है तब बताओ, नहीं आया तो भी एक बार और सुनो, क्योंकि ये सेक्शन क्लियर करना, बहुत लोग ना हवा में उड़ते हुए चल जाते हैं ये सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे हम पूरा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर करेंगे। क्या है, श्वेता नाम की लड़की है, पटना आया हुआ था, उसका बुतरू आया हुआ था, मौसी उसी का कोई बेटा उटा आया हुआ था। ई बच्चा को क्या करती है श्वेता नाम की लड़की कि पटना में इसको अबेट कर देती है कि देख तू जा रहा है ना दिल्ली, एक ये सब जो पुड़िया है ना ये सब मिला उला के दे दिया करना, ठीक है, घर वर में। तुम अगला बार आएगा ना तो तुमको पूरा चॉकलेट वॉकलेट देंगे, आइसक्रीम वाइसक्रीम देंगे,
ठीक है, ये क्या कि पटना में इसको अबेट कर दिया। अब अबेटमेंट तो ऑफेंस है, तुम लोग जान रहे होगे। अब ये बच्चा है 6 साल का, 6 साल का बच्चा कोई अपराध करे तो वो अपराध नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो डॉली इन कैपेक्स है, यानी नथिंग इज ऑन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, यानी 7 साल के कम के बच्चे कोई भी तरह का अपराध करते हैं तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ये बच्चा पटना से गया दिल्ली, पुड़िया उड़िया था, मिला के पिला दिया, ये दिल्ली में मर गया। अब है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 200, ये जो फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस है ना, अब देखो ये तो अपराध नहीं है। यहाँ पे जो दिल्ली में घटना घटा ये अपराध है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई एक बच्चा मार दिया है। अब बच्चा मार दिया तो ये ऑफेंस नहीं है। लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 200 ये क्या कहता है कि भाई जो अबेटमेंट की है इसका जो है या तो यहाँ भी हो सकता है, दिल्ली में भी, और पटना में भी हो सकता है। यही कह रहा है ये सेक्शन। क्या कह रहा है फिर से समझो कि when an act is an offense by a region of its relation to any other act which is also an offense, एक एक्ट जो खुद में ऑफेंस है, अबेटमेंट अपने में ऑफेंस है और ये भी एक तरह का अपराध है। लेकिन ये कब अपराध माना जाता? when the doer was capable of committing an offense, यानी यहाँ पे डूअर तो कैपेबल ही नहीं है, 6 साल का बच्चा है। तो द फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस, यानी जो ये अबेटमेंट की है, ये इंक्वायर और ट्रायल कहाँ किया जाएगा? ये या तो दिल्ली में कर लिया जाए या पटना में कहीं भी कर लिया जा सकता है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 200 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चलो अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 201 के बारे में। अगर समझ में आया होगा ये कंसेप्ट तो लिखना कमेंट में कि हाँ सर समझ में आ गया। अब सेक्शन 200 क्या कहता है? प्लेसेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंस। यहाँ पे कुछ सर्टेन ऑफेंस दिए गए हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमारा सेक्शन था 198 में वो एज ए जनरल बात करता था, लेकिन जो अब 201 है ये कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में दे दिए गए हैं। क्या कहता है? 201 का सब क्लॉज 1 बात करता है डकैती से। पहले इसमें ठग भी था सीआरपीसी में, लेकिन अब सिर्फ डकैती है। क्या कह रहा है? अगर कोई भी ऑफेंस है डकैती से रिलेटेड, चाहे वो डकैती विथ मर्डर हो या फिर बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ डकैत हो या एस्केपिंग फ्रॉम द कस्टडी, तो इन तरह के अपराधों का जो इंक्वायरी और ट्रायल होगा, पहला जनरल रूल यही कहता है जहां पे अपराध किए गए हैं वहीं पे होगा। यानी जहां पे जो ऑफेंस कमिट किया गया है मे बी इंक्वायर्ड और ट्राइड by the within the whose local jurisdiction the offense was committed, यानी जहां पे डकैती हुआ है या डकैती विथ मर्डर हुआ है, ठीक है, तो जहां पे भी ऑफेंस कमिट हुआ है वहां पे हो गया। और दूसरा द एक्यूज्ड पर्सन इज फाउंड, यानी फॉर एग्जांपल जहां पे डकैत मान लो मिल गए, ठीक है, कहीं और मिल गए, तो वहां पे भी हो सकता है इन तरह के अपराधों का जहां पे इंक्वायरी और ट्रायल। 201 का सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? जहां पे किडनैपिंग और एब्डक्शन का केस हो वहां पे कहां पे इसका इंक्वायरी और ट्रायल होगा? तो ये कहता है द पर्सन वाज किडनैप और एब्डक्टेड। कहां पे? जहां पे कोई व्यक्ति जिसका अपहरण हुआ हो या एब्डक्ट किया गया हो, वहां पे इस कोर्ट के पास पावर होता है इंक्वायरी और ट्रायल करने का। दूसरा क्या कह रहा है? और द कंसेड कन्वेड कंसील्ड और डिटेन। मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसको उठाया कहाँ पे, ले जाके रखा कहाँ पे, फिर वहां से उठा के कहीं और ले जाके डिटेन किया, ठीक है, तो जहां जहां से कन्वेड किया, कंसील्ड किया, डिटेन किया, तो वहां पे भी उस कोर्ट का भी जुरिडिक्शन बन जाता है, ठीक है। पहला तो वहीं पे जहां पे अपराध हुए हैं, जनरल रूल तो यही है भाई, जहां पे अपराध होता है वहीं पे उसी कोर्ट का जुरिडिक्शन है, ठीक है। दूसरा इसमें ये बोला गया कि जहां पे कन्वेट किया, कंसील्ड किया, उठाया, ले गया, बांधा, रखा, ठीक है, रूम में बंद किया, तो उन वहां पे भी जुरिडिक्शन बन जाता है। 201 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी। इन चीजों में कहां पे होता है? फॉर एग्जाम्पल जानते हो क्या हुआ? हम जा रहे थे दिल्ली से, मेरा क्या हुआ कि सरोजनी मार्केट में मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो भाई पहला जुरिडिक्शन कहां पे बना? दिल्ली में।
अब क्या हुआ कि इलाहाबाद में मेरा वो मोबाइल जो है वो पाया गया, ठीक है। तो दूसरा जुरिडिक्शन कहाँ पे है, जहां पे जिसके पोजेशन में है। तीसरा, कोई व्यक्ति उसको इलाहाबाद में कोई व्यक्ति उसको 500 रुपया में खरीद के धनबाद लेके चला गया, तो तीसरा वहां पे भी जुरिडिक्शन हो गया, ठीक है। तो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के केसेस में जहां पे घटना हुआ या जहां पे पोजेशन में है या कोई उसको रिसीव किया, तो ये तीनों जगह पे जुरिडिक्शन बन जाता है। विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन उस कोर्ट का जुरिडिक्शन बन जाता है जहां पे ये तीनों चीज हुआ। अब पढ़ो, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी के केस में कहां कहां हो सकता है, द ऑफेंस वाज कमिटेड, जहां पे ये घटना घटित हुई है, जहां पे मेरा मोबाइल चोरी हुआ वहां पे हो सकता है। दूसरा, द स्टोलन प्रॉपर्टी विच वॉज पोजेस्ड बाय एनी पर्सन कमिटिंग दी ऑफेंस, मान के चलो इलाहाबाद में उसके द्वारा उसके पास पोजेशन में रखा हुआ था, तो भाई वहां पे भी उसका जुरिडिक्शन बनता है। तीसरा, और एनी पर्सन हु रिसीव्ड और रिटेन्ड सच प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव इट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। और तीसरा वहां पे भी बन सकता है जहां पे वो व्यक्ति कोई जानबूझ के, जिसको ये पता था कि ये चोरी का मोबाइल है, फिर भी उसको खरीद के अपने पास रखे हुए है धनबाद में, तो वहां पे भी उसका जुरिडिक्शन बन जाता है। क्या लिख रहा है, हैविंग रीजन टू बिलीव इट इज टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, उसको ये जानकारी है कि ये जो सामान है ये चोरी का है, फिर भी वो उसको रिसीव्ड करता है और रिटेन करता है, तो वहां पे भी जुरिडिक्शन हो जाता है। तो तीन जगह यहां पे हम पढ़े, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी। देखो 201 का सब क्लॉज 1 में एक ऑफेंस के बारे में बताया, डकैती। 201 का सब क्लॉज 2 में दो ऑफेंस, किडनैपिंग और एब्डक्शन। 201 का सब क्लॉज 3 तीन ऑफेंस, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी, ठीक है। तो ऐसा बस याद करने का तरीका है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, इससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे एग्जाम में। तो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी के केस में देख लिए कि जहां पे घटना घटित हुआ है, ऑफेंस हुआ है वहां पे। दूसरा, जहां पे वो पोजेशन में है उस व्यक्ति के, तो वहां पे। और तीसरा, अगर कोई रिटेंड करता है, रिसीव्ड करता है और ये जानता है कि जो ये संपत्ति है वो चोरी का है, तो वहां पे भी हो सकता है। 201 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये क्या है, ये भी वही चीज यहां पे होगा जहां पे जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है, पहला तो वही चीज है। दूसरा, जहां पे कोई भी प्रॉपर्टी है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएट किया गया है, तो जहां पे रिसीव्ड किया गया है या रिटेंड किया गया है वहां पे। और तीसरा, was required to be returned or accounted for by the accused person, तो ये तीनों जगह पे इसका जुरिडिक्शन हो जाता है। अब एक और है 201 का सब क्लॉज 5, ये क्या कहता है, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड द पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब स्टोलन, देखो इस चैप्टर में ना कभी कभी तुमको क्या लगेगा ना कि कुछ सेक्शन जो है या कुछ प्रोविजन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमको भी यही लगता था, ठीक है। और है भी, तो भाई अपना देख लियो। ये कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस जहां पे पोजेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी का बात हो, तो वहां पे किसका किसका जुरिडिक्शन होता है, कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड, यानी जिसके लोकल जुरिडिक्शन में जो अपराध घटना वो घटित हुआ है वहां पे हो सकता है। द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज पोजेस्ड बाय एनी पर्सन रिसीव्ड और रिटेन्ड नोइंगली हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इज स्टोलन, यानी जहां पे अपराध घटित हुआ है, चोरी का सामान अपने पास चोरी हुआ है वहां पे, या फिर किसी जिसके पास पोजेशन में है उसके पास, या फिर किसी के पास रिटेन्ड है और वो जानता है कि भाई ये सामान जो है वो चोरी का है, तो इन सभी जगह पे कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है। अब इसमें कुछ है नहीं खास। अब आते हैं सेक्शन 202 में। 202 क्या बोलता है, प्लेसेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। क्या कहता है 202 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग वेयर डिसेप्शन इज प्रैक्टिस्ड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेटर और टेलीकम्युनिकेशन मैसेज। अगर कोई पत्र के द्वारा या फिर टेलीफोनिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा कोई चीटिंग होता है, फ्रॉड होता है आपके साथ, तब वो कहां पे होगा, तो इस तरह की जहां पे हो सकता है जहां पे वो लेटर या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैसेज या तो रिसीव्ड किया गया है या सेंड किया गया है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, हम पटना में हैं, मेरे साथ यहाँ पे घटना हो गई, या जहाँ पे रिसीव किया गया साइबर फ्रॉड का पैसा, ठीक है, झारखंड में अगर कोई जगह है तो वहाँ पे अगर रिसीव किया गया, उसकी जानकारी प्राप्त हुई, तो दोनों जगह पे हो सकता है। यानी जहाँ पे सेंड किया गया, भेजा गया, और जहाँ पे रिसीव किया गया, दोनों कोर्ट के पास जुरिडिक्शन हो जाएगी। ठीक है, दोनों कोर्ट कर सकती है कोई भी। एनी ऑफेंस ऑफ चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो तब जहां पे डिलीवर किया गया या फिर जहां पे रिसीव्ड किया गया, इन दोनों जगह पे जुरिडिक्शन बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 202 का सब क्लॉज 2। ये बात करता है बाइगैमी से रिलेटेड। अपने बेयर एक्ट के बगल में लिख लो, बाइगैमी से रिलेटेड है ये सेक्शन। ये क्या कह रहा है कि एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ये बाइगैमी से रिलेटेड है। ये क्या कहता है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो अगर बाइगैमी ऑफेंस किया जाता है तो किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा, तो जहां पे ये ऑफेंस कमिट किया गया है, जनरल रूल तो यही है कि जहां पे ये घटना घटित हुई है उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है। ठीक है, द ऑफेंडर लास्ट रिसाइड विथ हिज और हर स्पाउस बाय द फर्स्ट मैरिज, यानी जो लास्ट टाइम अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ जहां पे रहा था या रही थी, वो कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन हो सकता है। ठीक है, पहला तो जहां पे ये अब घटना घटित हुई है, दूसरा जहां पे वो लोग आप साथ में लास्ट टाइम रहे हो, या तीसरा जहां पे वाइफ जो है परमानेंटली रिसाइड कर रही है, वहां पे भी हो सकता है। ठीक है, द वाइफ बाय द फर्स्ट मैरिज हैज टेकन अ परमानेंट रेसिडेंस आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यानी ये घटना घटने के बाद जहां पे वाइफ परमानेंटली अब रह रही है वहां पे भी जुरिडिक्शन हो जाता है। मान के चलो कि दिल्ली में रहती थी लड़की, वहां पे ये घटना घट गई तो दिल्ली के पास भी जुरिडिक्शन है। उसके पहले वो लोग प्रयागराज में रहती थी, वहां के कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन है। लास्ट में वो लोग साथ में वहीं पे रहे थे तो उस कोर्ट के पास, और एक घटना होने के बाद लड़की पूरी टूट गई, वो क्या कि धनबाद आके बस गई, बोली कि अब हम यहीं रहेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके पास भी जुरिडिक्शन हो सकता है। तो तीनों हम लोग समझ गए, जहाँ पे अपराध घटित हुआ हो, दूसरा जहाँ पे वो लोग लास्टली आज साथ में रिसाइड किए हो, तीसरा जहाँ पे फर्स्ट मैरिज में जो लड़की थी वो परमानेंटली जहाँ पे रिसाइड कर रही है आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम, ये तीनों जुरिडिक्शन हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है 203, यानी यात्रा और जल यात्रा करने के दरमियान अगर कोई घटना घटित होती है तब किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा। ठीक है, यात्रा और जल यात्रा यानी जर्नी और वायु। तो इसमें क्या है, when the offense is committed in course of performing a journey or voyage, the court through or into whose local jurisdiction that person or thing passed in the course of that journey or voyage, तो किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम दिल्ली से धनबाद की ट्रेन पे बैठे रात में, अब रात में हम सो गए, मेरा एक सामान था, सामान चोरी हो गया, और तब जो है हम कहाँ पे इस कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा, तो बोलता है जहां जहां से गुजरे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से आने टाइम आप कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद पटना, पटना से गया, गया से धनबाद, तो इन सभी जगह के पास इसका जुरिडिक्शन हो सकता है। किसी भी जहां से आप पर्सन, व्यक्ति या सामान गुजरा हो, उन सभी जगह पे इसका जुरिडिक्शन हो सकता है। यही कहता है सेक्शन 203, यानी क्या बात कर रहा है, जब ऑफेंस जो है किसी जर्नी, यात्रा के दरमियान यानी और जल यात्रा के दरमियान हो जाता है, तो यदि कोई व्यक्ति या वस्तु के साथ होता है तो जहां जहां से वो लोग गुजरे हैं, पास किए हैं, उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन हो जाता है। विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन, उस व्यक्ति या वो वस्तु गुजरा है, पास किया गया है, उन सभी कोर्टों के पास जुरिडिक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन 204। 204 क्या कहता है,
प्लेसेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंस ट्राइबल टुगेदर, यानी ऐसे अपराध जिसकी ट्रायल जो है साथ में हो सके, टुगेदर, ठीक है। अब इसमें दो बात कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफेंस है, एक ही व्यक्ति है, ढेर सारा अपराध किया है, ढेर तरह का अपराध किया है, कोई एक अकेला व्यक्ति है, बहुत तरह का ऑफेंस किया है, ठीक है। और नहीं तो अपराध बहुत तरह के हैं, अपराध है लेकिन वो बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं। दो कंसेप्ट यहां पे क्या है कि बहुत सारा अपराध किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, या एक अपराध बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं। तो अगर व्हेन द ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन, कोई एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट किए गए हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 242, 243 और 244 में दिए गए हैं, ठीक है। और अगर ऑफेंस या ऑफेंसेस जो है वो बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा कमिट किए गए हैं, सेवरल पर्सन के द्वारा, तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है ज्वाइंट ट्रायल का, जो चार्जेस हम जब लोग पढ़ेंगे उसमें कंसेप्ट किया होगा, 246 है। तब ऐसे अपराधों में किस कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी और ट्रायल किया जाएगा? एनी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, ठीक है। कोई भी कंपिटेंट कोर्ट जिसके पास पावर हो, ठीक है, वो इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है इन तरह के मामलों में। अब आ गया, अब हम लोग बात करते हैं 205 के बारे में। 205 क्या कहता है? पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन। अब 205 जो है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, ये जो है इंपावर करती है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी राज्य सरकार को ये पावर दे रही है कि आप जो है किसी भी कोर्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी सेशन डिवीजन में आप केस को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन को पढ़ना है किस किस चीज के साथ? तो आर्टिकल 139A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, और इसका पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट कब कर सकती है? आर्टिकल 139A के तहत। और हाई कोर्ट कब कर सकती है? सेक्शन 447 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और स्टेट गवर्नमेंट कब कर सकती है? तो सेक्शन 205। अब क्या है, लेकिन इसका एक प्रोवाइजो है कि सच डायरेक्शन इज नॉट अ रेप्यूगेंट, यानी हाईकोर्ट के जो ऑर्डर हैं, हाईकोर्ट का अगर कोई ऑर्डर है उसके खिलाफ, उसके कॉन्ट्ररी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में नहीं जाके कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। देखो सेक्शन 205 तो इंपावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ भाई आप केसेस जो है वो किसी भी सेशन डिवीजन में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोवाइजो करता है कि वो अगेंस्ट दी, यानी रेप्यूगेंट नहीं होना चाहिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के, ठीक है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के या सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और एनी अंडर दिस संहिता एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग और इन फोर्स, ठीक है। बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन प्रोवाइजो क्या है कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट में जाके ये नहीं कर सकती है, यानी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के इन सब चीजों के अगेंस्ट में वो नहीं कर सकती है। अब बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर है वो सेक्शन 205 में है। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है ट्रांसफर करने का वो है आर्टिकल 139A में। हाई कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 447 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब ये कहता है द पावर कन्फर्ड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, ठीक है। ये पावर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक जस्टिस जस्टिफाई, यानी भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के बार बार ऐसा कर सकता है, ये पब्लिक जस्टिस को जस्टिफाई करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया क्या?
चलो अब हम लोग बात करते हैं 206 के बारे में। 206 क्या कहता है? हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल बी टेक प्लेस। क्या कहता है? हाई कोर्ट डिसाइड करेगा जब कोई असमंजस हो, जब कोई दिक्कत हो, जब कोई डाउट हो कि किस कोर्ट के द्वारा ये ट्राई किया जाएगा। ठीक है, कहता है अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में हो। फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा पटना हाई कोर्ट है और ये पटना लोअर कोर्ट है या और दानापुर लोअर कोर्ट है। अब ये दोनों में असमंजस है कि कौन कोर्ट ट्राई करे, पटना लोअर कोर्ट ट्राई करे या दानापुर लोअर कोर्ट करे। तो अगर कहता है अगर सेम सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट का अंतर्गत है तो हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा कि भाई ये पटना लोअर कोर्ट करे या दानापुर करे। ठीक है, इफ द कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू सेम हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर कोई कोर्ट है जो सबऑर्डिनेट है, दो कोर्ट है जो सबऑर्डिनेट है सेम हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट ही डिसाइड कर लेगा। अब एक कंडीशन ये बनता है कि अगर कोई अलग अलग कोर्ट है, दोनों अलग अलग हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तब क्या होगा? ठीक है, तब जो है कहां पे होगा? जहां पे फर्स्ट प्रोसीडिंग जो है कमेंस किया गया हो। अब यहां पे पहले कंसेप्ट समझो, यहां पे कंसेप्ट का बहुत जरूरी है। सेक्शन 206 जो है प्रोवाइड्स दैट वेयर टू और मोर कोर्ट हैव टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस एंड द क्वेश्चन अराइज देम आउट टू बी इंक्वायर और ट्राई दैट ऑफेंस द क्वेश्चन शैल बी। अगर ये क्या कह रहा है? अगर दो या दो से अधिक कोर्ट एक ही अपराध में एक ही ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेते हैं और उनका जो है दिक्कत हो रहा है कि अब जो है कॉग्निजेंस लेने के बाद कौन ट्राई करेगा। ठीक है, तो अगर सेम सब, अब कॉग्निजेंस क्या होता है? कॉग्निजेंस का मतलब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कॉग्निजेंस उसका ले लिया है, संज्ञान में ले लिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो अगर सेम सबऑर्डिनेट के कोर्ट हाई कोर्ट के अंतर्गत है तो हाई कोर्ट ही डिसाइड कर देगा कि किस कोर्ट को ट्राई करना है। अगर कोई डिफरेंट कोर्ट है तब कौन डिटरमाइन करेगा? तब जहां पे फर्स्ट प्रोसीडिंग कमेंस हो चुका है। अब कॉग्निजेंस और प्रोसीडिंग में अंतर होता है। ठीक है, बहुत लोग लिख देते हैं फर्स्ट कॉग्निजेंस जहां ले लिया गया है वहां पे। ठीक है, तो ये तुम गलत करके मत आना। प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है? प्रोसीडिंग जहां समन हो गया, वारंट हो गया, जब ये सब इशू हो जाता है तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कॉग्निजेंस और प्रोसीडिंग में बहुत डिफरेंस है, ये तो मान के ही चलो। तो कह रहा है अगर डिफरेंट जगह पे है तो जहां पे फर्स्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिया गया है, स्टार्ट हो चुका है, उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं विकास दुबे, कानपुर वाले थे ना गैंगस्टर, जो जिनकी गाड़ी पलटने से मौत हो गई। ठीक है, उनका क्या था कि वो कहाँ के थे? यूपी के थे। कहाँ पकड़ाएं? एमपी में जाके पकड़ाएं, उज्जैन मंदिर जो है महाकालेश्वर मंदिर के पास पकड़ाएं। ठीक है, अब क्या हुआ? तो किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा? ठीक है, अब करे एमपी वाले बोल रहे हैं कि हम करेंगे, यूपी वाले बोल रहे हैं हम करेंगे। ठीक है, अलग अलग सब हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। सेम सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट के तो वो लोग है नहीं, एमपी अलग स्टेट हो गया, यूपी अलग स्टेट हो गया। तो इस तरह का जब डिस्प्यूट आ जाए तो जहां पे फर्स्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है, यानी यूपी में मान के चलो समन वमन चला गया उसका घर पे, अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया है तो उस कोर्ट के पास, यूपी के पास उसका जुरिडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, जहां पे फर्स्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया है, कमेंसमेंट कॉग्निजेंस नहीं। तो ये याद रखना हमेशा। अब आते हैं सेक्शन 207। सेक्शन 207 क्या कहता है? पावर टू इशू समन और वारंट फॉर द ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन। अब देखो ये सेक्शन बड़ा अच्छा सेक्शन है। ये क्या कह रहा है? ये सेक्शन एक मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इंपावर करता है कि आप समन और वारंट इशू कर सकते हैं कोई भी अपराध का जो कि आपके लोकल जुरिडिक्शन से बाहर किया गया हो। ठीक है, आपके लोकल जुरिडिक्शन में नहीं है, फिर भी आप समन और वारंट इशू कर सकते हैं। ठीक है, और मजिस्ट्रेट कब कर सकता है? जब उसको रीजन टू बिलीव हो कि द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड आउटसाइड द जुरिडिक्शन
वेदर विद इन और आउटसाइड इंडिया, यानी या तो इंडिया में हुआ हो या इंडिया से बाहर भी हुआ हो, उन सब परिस्थितियों में भी मजिस्ट्रेट जो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समन या वारंट इशू कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया में हुआ हो या इंडिया से बाहर हुआ हो। ऑफेंस is one which cannot be tried under the provision under section 197 to 205 or under some other law at the timing in force। कुछ नहीं है। offender is present within the local limits of his jurisdiction। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रीजन टू बिलीव में, और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या लग रहा है कि ऑफेंडर जो है, जो वो घटना किया है, वो उसके लोकल जुरिडिक्शन में अभी मौजूद है, प्रेजेंट है, और उसको ये भी रीजन टू बिलीव है कि जो हम ये ऑफेंस है ये ट्राइबल इन इंडिया है, यानी इंडिया के अंदर इसको ट्राई किया जा सकता है। तब वैसा व्यक्ति क्या कर सकता है? उस व्यक्ति को समन और वारंट इशू कर सकता है उस खिलाफ के, उस व्यक्ति के खिलाफ में, वैसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब क्या होगा? Magistrate summoning the person before him should send him to magistrate having the jurisdiction to inquiry and try such offences। यानी मान के चलो जो मैजिस्ट्रेट उसको समन और इशू वारंट इशू किया है, उसके पास तो जुरिडिक्शन नहीं है, तब वो क्या करेगा? तो जैसे ही वो व्यक्ति अगर उसके पास लाया जाता है, उसके वारंट अगर इशू किया था उसके पास लाया गया, तो वो क्या करेगा? जिस मैजिस्ट्रेट के पास उसका जुरिडिक्शन होगा उसको वो भेज देगा, वहां पे वो उसको भेज देगा। यहाँ पे एक चीज और बहुत मजेदार चीज है, यहाँ पहला सेक्शन है जहां पे जिस मैजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन नहीं है वो भी बेल दे सकता है। क्या कहता है? इसका एक प्रोवाइजो है, इफ सच ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड सच पर्सन इज रेडी और विलिंग टू गिव बेल to the satisfaction of magistrate acting under this section, take a bond or bail bond for his appearance before the magistrate having a jurisdiction। यानी अगर जो ऑफेंस है वो पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं है, और जो व्यक्ति है वो बेल बॉन्ड, बेल भरने के लिए सक्षम है, सेटिस्फाइड है, तो वो वैसा मजिस्ट्रेट जो ये काम कर रहा है, यानी जीएम फर्स्ट क्लास, वो उसका बेल या बेल बॉन्ड लेके उसको ये बोल देगा कि भाई जब भी तुम्हारे जो मैजिस्ट्रेट साहब जिसके पास जुरिडिक्शन है वो तुमको बुलाए तो तुमको अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 207 का सब क्लॉज 1 क्या कहा? टू 207 का सब क्लॉज 1 क्या कहा कि भाई अगर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसके पास ये पावर है कि वो समन और वारंट इशू कर सकता है कोई भी ऑफेंस के लिए जो उसके बियॉन्ड उसके लोकल जुरिडिक्शन में कमिट किए गए हैं। लेकिन कब कर सकता है? जब उसको रीजन टू बिलीव हो कि भाई ये जो व्यक्ति है ये या तो इंडिया में या इंडिया से बाहर कोई अपराध किया हो और वो उसके क्षेत्र में छुपा हुआ हो, या फिर जो ये ट्रायल है वो इंडिया में उसका ट्रायल किया जा सकता है। तब जो मैजिस्ट्रेट है जो समन इशू किया है, अगर वैसा व्यक्ति को उसके सामने प्रोड्यूस किया जाता है उस व्यक्ति को, तो वो क्या करेगा? जिस मैजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन है उसके पास भेज देगा। अगर वो ऑफेंस जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ का सेंटेंस नहीं है उसमें, तो वो जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको बेल बॉन्ड लेके भी छोड़ सकता है। यही था 207 का सब क्लॉज 1। इसका सब क्लॉज 2 कहता है व्हेन द मजिस्ट्रेट इज डाउटफुल अबाउट द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर मजिस्ट्रेट डाउटफुल है कि किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा इसका, ठीक है, जो व्यक्ति को उसके समक्ष लेके आया गया है उसके खिलाफ उसको डाउट हो रहा है कि कहाँ पे इसका जुरिडिक्शन होगा, तो ये जो है मैटर को ये हाई कोर्ट भेज देगा और हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा इस केस को। यही कहता है 207 का सब क्लॉज 2। अगर मजिस्ट्रेट को डाउट हो रहा है किसी चीज को लेके तो वो हाई कोर्ट को भेज देगा, हाई कोर्ट डिटरमाइन कर देगा कि किस कोर्ट को भेजना है, कौन कोर्ट करेगा। अब देखो सेक्शन 208 और 209 को साथ में पढ़ते हैं। ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग इसको सारे सेक्शन कवर करते हैं तो सारे चीज देख लेते हैं। 208 कहता है ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, यानी अगर कोई ऑफेंस जो है भारत के बाहर की जाती है। अब कहाँ पे की जाएगी? अगर कोई भारत के नागरिक के द्वारा की जाती है ओवर दी हाई सीज और एल्सवेयर, यानी पानी वानी में या फिर कहीं और पे, तब क्या होगा? और
अगर कोई भारत का व्यक्ति नहीं है लेकिन ऐसी जगह अपराध करता है, किसी नाव पे करता है या एयरक्राफ्ट के पे करता है जो कि रजिस्टर्ड इन इंडिया है, जो वो नाव या वो एयरक्राफ्ट जो है रजिस्टर्ड इन इंडिया है, तो वैसा इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ पे होगा? जहां पे भी वो व्यक्ति पाया जाए, फाउंड हो जाए, मिल जाए, या और जहां पे भी उस अपराध की रजिस्ट्रेशन इंडिया में रजिस्टर्ड की गई हो, उन सभी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन हो जाते हैं इस तरह के इंक्वायरी और ट्रायल के। इसका एक प्रोवाइजो है नॉट विथ स्टैंडिंग यानी किंग क्लॉज है। ये क्या कहता है? नो इंक्वायरी और ट्रायल कैन बी हेल्ड विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अनुमति के बिना इस तरह का कोई इंक्वायरी और ट्रायल नहीं किया जा सकता। सेक्शन 208 क्या कहा? ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई ऑफेंस है, अपराध है, आउटसाइड द इंडिया किए गए हैं। अब कैसा हो सकता है? या तो भारत के नागरिक कहीं बाहर जाके कोई अपराध करते हैं हाई सीज में या एल्सवेयर में, ठीक है। और दूसरा, कोई भारत का नागरिक नहीं है लेकिन अपराध ऐसा जगह पे करता है, ऐसा नाव पे करता है, ऐसा एयरक्राफ्ट पे करता है जो कि वो नाव या एयरक्राफ्ट जो है इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो ऐसे जो ऑफेंस है उसका इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ होगा? जहां पे भी वो आदमी इंडिया में मिल जाए, फाउंड हो जाए, और दूसरा जहां पे भी उसका केस रजिस्टर्ड हुआ हो फर्स्ट टाइम इंडिया में, वहां पे हो सकता है। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो है कि विदाउट द प्रीवियस परमिशन या प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका इंक्वायरी और ट्रायल नहीं किया जा सकता। इससे एक इंपॉर्टेंट केस है नेरेला चिरंजीवी कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केस अगेंस्ट एन इंडियन सिटीजन फॉर द कमेंस आउटसाइड द इंडिया कैन नॉट कमेंस विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 208 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बट द प्रीवियस सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई अगर कोई इंडियन सिटीजन कोई फॉरेन में ऑफेंस किया है, उसका विदाउट द प्रीवियस परमिशन सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के आप इंक्वायरी और ट्रायल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉग्निजेंस लेने में आपको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। ये कहा गया था नेरेला चिरंजीवी कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। अब सेक्शन 209 इसी से रिलेटेड है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ जाओ। ये बात करता है कि भाई एविडेंस कैसे लाएंगे, ठीक है। अगर कोई अपराध है वो इंडिया से बाहर किए गए हैं तो उसका एविडेंस का कैसे क्या जुगाड़ होगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, ठीक है, वो या तो फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जुडिशियल में ऑफिसर के समक्ष प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, ला सकती है इंक्वायरी और ट्रायल के समय। तो ये 209 में कुछ ऐसा काम नहीं है, बस नाम याद रखो कि भाई एविडेंस से रिलेटेड है, अगर कोई ऑफेंस जो है कमिटेड आउटसाइड द इंडिया किया गया हो। तो ये हमारा टोटल आज कंप्लीट होता है जुरिडिक्शन चैप्टर, जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। जहाँ पे नहीं समझ में आया हो तो उसमें बताना, फिर हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर ही हो गया है, ठीक है। तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।